दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस चांद को हम बचपन से निहारते आए। दोस्तों चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये रहस्य शुरू हुआ था। हमें बचपन से सिखाया गया है कि चांद तो हमेशा आसमान में ही था, लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्योंकि साइंस की दुनिया में भी ये बात आज तक पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है कि चांद आखिर बना कैसे था। वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का कोई एक ठोस जवाब नहीं है। हर थ्योरी चांद के जन्म की एक अलग कहानी सुनाती है, लेकिन इनमें से कोई भी कहानी पूरी तरह भरोसेमंद साबित नहीं हो पाई। चांद के बनने की कहानी शुरू होती है उस थ्योरी से जिसे कैप्चर थ्योरी कहा जाता है। इसके मुताबिक चांद अंतरिक्ष में अकेला भटक रहा था और एक दिन धरती के करीब आ गया और धरती की ग्रेविटी ने उसे पकड़ लिया और वो उसकी कक्षा में कैद हो गया। सोचिए ये कितना सिनेमैटिक लगता है ना, लेकिन हकीकत ये है कि वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को लगभग नामुमकिन माना है, क्योंकि ऐसा होने के चांस इतने कम हैं कि वो किसी किस्से कहानी जैसे ही लगते हैं। चांद के बनने की फिर आई एक्रीशन थ्योरी। इसके मुताबिक धरती और चांद दोनों एक ही बादल यानी डस्ट और गैस के गुब्बारे से बने थे, एक साथ एक ही समय पर। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होता तो चांद और धरती में कई समानताएं होती। चांद की भी अर्थ की तरह एक आयरन कोर होती और वो भी धरती की तरह अपनी धुरी पर घूमता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वैज्ञानिकों ने चांद के बनने के बारे में एक और थ्योरी दी जिसका नाम है फिशन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक जब हमारी धरती बनी तब शुरुआती धरती इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसके पैसिफिक ओशियन के हिस्से से एक बड़ा सा टुकड़ा अलग होकर अंतरिक्ष में चला गया और वही चांद बन गया। ये कहानी सुनने में दिलचस्प लगती है ना, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब चांद के पत्थरों का अध्ययन किया तो पता चला कि वो हमारी धरती के महासागरों के तल से भी पुराने हैं, तो इस थ्योरी की भी हवा निकल गई। फिर चांद के बनने के बारे में वैज्ञानिकों ने एक और थ्योरी दी जिसे अब तक की सबसे लोकप्रिय थ्योरी माना जाता है, जिसका नाम है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार अरबों साल पहले एक विशाल ग्रह जिसका आकार लगभग मार्स के बराबर था वो धरती से टकराया। उस भयंकर टक्कर में धरती का बड़ा हिस्सा और उस ग्रह का मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया और फिर उसी मलबे से धरती और चांद दोनों बने। लेकिन दोस्तों ये थ्योरी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो इतनी परफेक्ट सिचुएशन बनना लगभग नामुमकिन सा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी फिल्म में क्लाइमैक्स में हीरो का ऐन वक्त पर ही आना। अब सोचिए इतनी सारी थ्योरीज और हर एक में कोई न कोई पेच अटका है। फिर सवाल ये उठता है कि क्या चांद वाकई धरती का हिस्सा है भी या फिर ये कोई और ही कहानी है। दोस्तों चांद के बनने के बारे में थ्योरीज तो बहुत बनी, लेकिन फिर भी हमारे पास आज तक चांद की असली कहानी का कोई ठोस सबूत नहीं है। सोचिए 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा, उस पल को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर कदम रखने के बावजूद भी हम उसके राज नहीं सुलझा पाए हैं। हम चांद से मिट्टी और पत्थर लाए और उन्हें अपनी लेबोरेटरीज में महीनों और सालों तक परखा और हमें लगा कि अब तो चांद के राज हमारे हाथ में हैं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि उन पत्थरों ने और भी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। जैसे जैसे हमने चांद की मिट्टी को परखा वैसे वैसे ये रहस्य और भी गहराते गए, मानो जैसे चांद खुद कह रहा हो मुझे जानना आसान नहीं है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या चांद एक होलो स्पेसशिप है। जी हाँ दोस्तों, एक स्पेसशिप। कुछ लोग मानते हैं कि चांद असल में एक खोखला यान है जिसे किसी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने धरती के ऑर्बिट में बैठाया है। अब आप कहेंगे अरे ये तो फिल्मी कहानी जैसी बात हो गई, लेकिन इस पर यकीन करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आप खुद ही सोचिए, क्या ये सच में हो सकता है? क्या हमारे आसमान में हर रात हमें जो चांद मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है वो असल में एक स्पेसशिप है, या फिर ये सिर्फ एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? चलिए अब जानते हैं कि आखिर लोग इस होलो मून थ्योरी पर इतना विश्वास क्यों करते हैं। दोस्तों जैसे धरती पर जब हम किसी पहाड़ की खुदाई करते हैं तो ऊपर की चट्टानें सबसे नई और नीचे की सबसे पुरानी मिलती हैं, क्योंकि धरती पर हर साल हर मौसम में नई मिट्टी और नए पत्थर ऊपर जमते जाते हैं और पुराने नीचे दबते जाते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है।
लेकिन चांद पर सब कुछ उल्टा है। जी हाँ, चांद पर जो मिट्टी सतह पर है वो धरती के हिसाब से सबसे पुरानी है और जो चट्टानें नीचे हैं वो कंपैरेटिवली नई हैं। अब सोचिए, ऐसा उल्टा लेयरिंग हमारे यहाँ धरती पर सिर्फ तभी मिलता है जब कोई माइनिंग या ड्रिलिंग करके सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दे। लेकिन चांद पर तो कभी माइनिंग हुई ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? क्या ये होलो मून थ्योरी की ओर इशारा करता है? क्या चांद को सचमुच कभी खोखला किया गया था और उसकी परतें उलट दी गईं? और ये तो बस एक एनोमली है। चांद पर तो ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी हमें चौंका देते हैं। अब अगर प्लैनेट्स की बात करें तो आमतौर पर प्लैनेट्स के अंदरूनी हिस्सों में डेंस यानी भारी एलिमेंट्स होते हैं और सतह की ओर यानी ऊपर लाइटर एलिमेंट्स यानी हल्के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारी धरती पर अंदर आयरन की कोर है और बाहर हल्की चट्टान है, लेकिन चांद यहाँ भी उल्टा है। चांद पर भारी एलिमेंट्स ऊपर हैं और हल्के एलिमेंट्स नीचे हैं। कोई भी साइंटिस्ट आज तक इसका कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। और अगर चांद पर बने उन क्रेटर्स की बात करें तो अरबों सालों में हजारों उल्का पिंडों ने चांद की सतह को गोद गोद कर क्रेटर से भर दिया। अब आप सोचिए, हर उल्का अलग अलग समय पर गिरा होगा, तो हर क्रेटर के आसपास की चट्टान की भी उम्र अलग अलग होनी चाहिए थी। लेकिन चांद पर सबकी उम्र लगभग एक जैसी पाई गई है, और वो लूनर डस्ट जिसे अरबों सालों के इम्पैक्ट्स ने बनाया, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन ऐसी है कि वो आसपास के पत्थरों से बिल्कुल अलग है। अब ये क्या माजरा है? क्या वो डस्ट सचमुच एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट्स का नतीजा है या फिर इसकी कोई और ही कहानी है, कोई और ही केमिकल प्रोसेस? अब एक और अजीब बात सुनिए, धरती पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वजह से पृथ्वी के पत्थर मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन चांद, वहां तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन फिर भी जब वैज्ञानिक चांद से पत्थरों के सैंपल्स लाए तो वो मैग्नेटाइज्ड निकले। अब इतने सारे एनोमलीज, क्या ये सब यूं ही हैं या फिर ये किसी कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? क्या चांद वाकई होलो है? क्या इसके पीछे कोई और एडवांस्ड सिविलाइजेशन छुपी है? दोस्तों, अब बात करते हैं चांद की उम्र की, और यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। धरती की उम्र लगभग 4.6 अरब साल है, लेकिन हमारी धरती पर पाए जाने वाले सबसे पुराने पत्थर भी उससे थोड़े नए हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें क्या अजीब है? लेकिन रुकिए, चांद के पत्थर तो और भी पुराने निकले। दरअसल चांद से लाए गए कुछ रॉक्स की उम्र तो सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर की है और कुछ तो उससे भी पुराने माने जाते हैं। अब सोचिए कि धरती पहले बनी और चांद बाद में बना, तो उस हिसाब से धरती के पत्थर चांद के पत्थरों से ज्यादा पुराने होने चाहिए थे। लेकिन असल में चांद के पत्थरों की उम्र तो हमारी पृथ्वी के पत्थरों से भी ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? क्या ये वाकई नेचुरल है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? क्या चांद हमारी पृथ्वी के बनने से पहले ही बन चुका था? और यही नहीं, चांद पर वैज्ञानिकों को ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मिले हैं जिनका वहां होना नामुमकिन माना जाता है, जैसे यूरेनियम 236 और नेपच्यूनियम 237। ये वो एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली नहीं बनते। ये एलिमेंट्स धरती पर केवल आर्टिफिशियल ही बनाए जाते हैं, यानी किसी रिएक्टर या एक्सप्लोजन में। अब सवाल ये उठता है कि चांद पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहाँ से आए? क्या किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इन्हें वहां छोड़ा था, या फिर चांद सचमुच एक होलो स्पेसशिप है जिसमें ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स किसी पर्पज के लिए इस्तेमाल किए गए थे? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांद की मिट्टी में कुछ मेटल्स की भरमार है, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम और जिरकोनियम। ये मेटल्स धरती पर रेयर हैं, लेकिन चांद पर इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं। ये मेटल्स कोरोजन रेजिस्टेंस हैं, यानी पानी, हवा या केमिकल रिएक्शन से जल्दी खराब नहीं होते। ये मेटल्स बेहद स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यानी ये किसी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए परफेक्ट होते हैं। अब सोचिए, क्या ये मेटल्स चांद को एक स्ट्रक्चर, एक स्पेसशिप बनाने के लिए यूज किए गए थे? दोस्तों, अब आते हैं चांद के उन गड्ढों पर जिनके पीछे छुपा है एक और अनसुलझा रहस्य। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि चांद की सतह पर छोटे बड़े हजारों गड्ढे हैं। ये गड्ढे एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट से बने हैं, जो अरबों सालों से चांद पर बरसते आए हैं। अब आपको क्या लगता है कि जितना बड़ा एस्ट्रॉयड होगा उतना ही बड़ा और गहरा गड्ढा बनेगा, है ना? लेकिन दोस्तों, चांद पर ऐसा नहीं है। चांद के छोटे क्रेटर्स और बड़े क्रेटर्स दोनों की गहराई लगभग बराबर ही है। अब ये कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा लगता है, जैसे किसी ने सरफेस के नीचे कोई बहुत मजबूत कवच लगा रखा हो।
क्या ये वही मेटेलिक शेल है जिसके बारे में हॉलो मून थ्योरी बताती है? क्या चांद के अंदर कोई मजबूत ढांचा है जो उसे कॉस्मिक इम्पैक्ट से बचाता है? सोचिए, जैसे ही कोई बड़ा एस्ट्रॉयड टकराता है तो वो चांद की सतह को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो कवच वैसे ही उसे रोक लेता है और क्रेटर की गहराई वहीं थम जाती है जैसे वो कोई इनविजिबल शील्ड हो। अब सवाल ये आता है कि अगर चांद खोखला है और उसके अंदर किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे एक स्पेसशिप की तरह रीइंफोर्स किया है, तो क्या ये मेटेलिक शेल उसी का हिस्सा हो सकता है? क्या उन्होंने चांद को डिजाइन किया ताकि वो अरबों सालों तक स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को सरवाइव कर सकें, या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? दोस्तों, अब सोचिए, अगर हमें ये पता लगाना हो कि चांद सचमुच हॉलो है या नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? वैसे इसे पता लगाने का एक तरीका है सिस्मिक एक्टिविटी को मापना, यानी चांद को किसी भारी चीज से टकराकर उसके अंदर के रहस्यों को सुनना। अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स ने जब अपना मिशन पूरा किया और कमांड मॉड्यूल में वापस लौटे तो उन्होंने लूनर लैंडर को जानबूझकर चांद पर क्रैश कराया। उन्होंने सोचा था कि इससे चांद के अंदरूनी हिस्सों को समझने में मदद मिलेगी। जब वो लैंडर चांद की सतह से टकराया तो सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स ने जो रिकॉर्ड किया उसने सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। चांद लिटरली घंटी की तरह बज उठा और वो कंपन करीब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक गूंजता रहा। अब सोचिए, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ था और पूरा चांद घंटों तक वाइब्रेट करता रहा। अब आप ही सोचिए कि हमारी धरती पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि धरती घनी है जिससे वाइब्रेशंस जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाते हैं मटेरियल डेंस होता जाता है और इसीलिए वाइब्रेशंस धीमे पड़ जाते हैं। लेकिन चांद पर उल्टा है, वहां वाइब्रेशंस जैसे जैसे गहराई में जाते गए तो उनकी स्पीड और बढ़ती गई। लगभग 40 मील की गहराई पर ये शॉक वेव्स और तेज हो गईं। अब ये क्या बताता है? क्या चांद का इंटीरियर लेस डेंस है और शायद अंदर जाइंट होलो कैविटीज छुपे हुए हैं? क्या ये वही एविडेंस है जो होलो मून थ्योरी को सही ठहराता है? दोस्तों, अब आते हैं एक और रहस्यमयी सवाल पर, चांद का घनत्व। सोचिए, चांद का आकार तो धरती का लगभग 1/4 ही है, लेकिन उसका घनत्व यानी डेंसिटी धरती के घनत्व का केवल 1% है। अब ये कैसे संभव हो सकता है? अगर चांद वाकई हॉलो यानी खोखला है तो फिर ये परफेक्ट सेंस बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चांद के आसपास ऐसी कई अजीब बातें हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो चांद किसी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हो। देखिए, चांद अपने साइज और ऑर्बिट के मामले में किसी आम चंद्रमाओं की तरह बिहेव नहीं करता। धरती का चांद अपने ग्रह के आकार के मुकाबले सौरमंडल में सबसे बड़ा चांद है। कोई और ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जहां किसी ग्रह का उपग्रह उसके आकार का चौथाई हो। अब ये भी देखिए कि चांद धरती के बेहद करीब है, इतना करीब कि उसकी ऑर्बिट पूरी तरह गोल है, नियरली परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट। सौरमंडल में ऐसा कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका ऑर्बिट पूरी तरह एक सर्कुलर पाथ पर हो। चांद का आकार और उसकी पृथ्वी से दूरी इतनी परफेक्ट है कि आसमान में वो हमें सूरज के बराबर दिखता है। इसी वजह से हमें वो रेयर फिनोमिना देखने को मिलता है जब कभी कभी सोलर एक्लिप्स में चांद पूरे सूर्य को ढक लेता है। कहीं ये सब इत्तेफाक तो नहीं? और सुनिए, सूरज धरती से चांद के मुकाबले 400 गुना ज्यादा दूर है और सूरज का आकार भी चांद से करीब 400 गुना बड़ा है। अब सोचिए, 400 गुना दूर, 400 गुना बड़ा, और नतीजा दोनों आसमान में एक ही साइज के दिखते हैं। अब इसे कॉस्मिक कोइंसिडेंस कहें या कोई इंजीनियरिंग की डिजाइन, सवाल तो बनता है ना। इतने सारे इत्तेफाक, क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट्स हैं या फिर चांद के पीछे छुपा है कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक राज? दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ठोस एविडेंस है जो इस होलो मून थ्योरी को सपोर्ट कर सके? अब आप कहेंगे कि चांद तो एक मरी हुई दुनिया है, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई सेस्मिक एक्टिविटी नहीं और कोर भी ठंडी है, यानी पूरी तरह लाइफलेस। लेकिन ठहरिए, क्योंकि कहानी इतनी सिंपल नहीं है। 7 मार्च 1971 को चांद पर अचानक एक वाटर वेपर का क्लाउड बना जिसने करीब 100 स्क्वायर मील के इलाके को ढक लिया। वो क्लाउड पूरे 14 घंटों तक रहा और फिर अचानक गायब हो गया। अब सोचिए, चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो ये क्लाउड आखिर आया कहां से?
और ये तो बस शुरुआत है। पिछले 100 सालों में कम से कम 6 अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने प्लेटो नाम के क्रेटर में ग्लोइंग मिस्ट देखी है, वो भी बार बार कई सालों तक। अब ये क्रेटर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है जैसे वहां कोई सीक्रेट एक्टिविटी चल रही हो। नासा ने खुद डॉक्यूमेंटेड किया है कि चांद पर अभी तक करीब 570 बार अनएक्सप्लेन्ड लाइट फ्लैशेस देखे गए हैं। दोस्तों, अब ये कहानी और भी अजीब हो जाती है। कुछ फोटोग्राफ्स में तो मून की सरफेस पर ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं जैसे कोई टावर खड़ा हो जो कई किलोमीटर ऊंचाई तक स्ट्रेच हो रहा हो। कुछ जगहों पर पिरामिड जैसे शेप्स और कहीं पर सिमेट्रिकल बिल्डिंग जैसी शेप्स देखी गई हैं, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने उन्हें केयरफुली डिजाइन किया हो। अब आप खुद ही सोचिए, ये इमेजेज सिर्फ किसी एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर ने नहीं लिए, बल्कि एस्ट्रोनॉट्स और प्रोब्स ने भी इन्हें कैप्चर किया है। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सच है तो हम चांद पर दोबारा क्यों नहीं गए? साल 1972 के बाद से नासा ने कोई भी मैन्ड मिशन चांद पर क्यों नहीं भेजा? दोस्तों, अब बात करते हैं कार्ल वोल्फ की, एक ऐसा आदमी जो ना तो यूएफओज में यकीन करता था और ना ही एलियन थ्योरीज में। वो तो बस अपना काम कर रहा था, जिसका काम था नासा के लूनर सैटेलाइट से आई इमेजेज को प्रोसेस करना। उसने कहा था, चांद की उन तस्वीरों में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जैसे लगते थे। वो पिक्चर्स उसे नॉर्मल सैटेलाइट्स इमेजेस की तरह मिली, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इमेजेज नासा के एक अर्ली रिलीज में शामिल भी की गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ? वो सारी इमेजेज अचानक गायब हो गई। नासा ने उन्हें कभी पब्लिकली रिलीज ही नहीं किया। अब सोचिए, अगर उन इमेजेज में कुछ नॉर्मल होता तो नासा उन्हें दुनिया के सामने क्यों नहीं लाया? क्यों वो पिक्चर्स अचानक डिसअपियर हो गईं? क्यों कार्ल वोल्फ और उनके टेक्नीशियन साथी उन्हें देखकर सहम गए? और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। अपोलो 11 वो मिशन जिसने इंसान को पहली बार चांद पर उतारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस जब वो धरती पर लौटे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। अब दोस्तों, उनके चेहरे पर वो खुशी कहाँ थी जो एक हीरो के चेहरे पर होनी चाहिए थी? वो लोग चिंतित दिख रहे थे, परेशान से, जैसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट अपने सीने में दबाकर बैठे हों। उनकी आंखों में चमक कम और सवाल ज्यादा थे। क्या उन्हें कुछ ऐसा दिखा था जो नासा ने हमें कभी नहीं बताया? क्या उन्होंने भी वही स्ट्रक्चर्स देखे थे जो वोल्फ ने इमेजेस में देखे? अब आप खुद ही सोचिए, इतना बड़ा अचीवमेंट और वो लोग खुश क्यों नहीं थे? क्यों उन्होंने नासा से सवालों के जवाब मांगने की जगह चुप्पी साध ली? क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराने की बजाय घबराए हुए लगे? दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब अब भी नासा की फाइलों में दफन है। चांद हॉलो है या नहीं, ये तो महज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है।